नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद धामी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। सीएम धामी ने दिए आपदा प्रबंधन को कड़े दिशा निर्देश। मौनी अमावस्या में भगदड़ को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। भगदड़ में करीब 30 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला भी लिया। मौनी अमावस्या में भगदड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जहां पर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं? देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान जो है भगदड़ मची है और उसमें 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई है और कई श्रद्धालु जो है घायल बताए जा रहे हैं और कई श्रद्धालुओं की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। शिनाख्त का कार्य भी चल रहा है। इसी के बीच जो है उत्तराखंड सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड के श्रद्धालु हैं उनके लिए टोल फ्री नंबर जारी कराया है, जिस पर श्रद्धालु फोन करके सहायता मांग सकते हैं। इसको लेकर के जो प्रभावित श्रद्धालु हैं प्रत्येक प्रकार की सहायता के लिए मोबाइल नंबर प्रयोग कर सकते हैं और टोल फ्री पर अपनी शिकायत और सुझाव सहित जो सहायता चाहिए उसको दर्ज करा सकते हैं। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु फंसे हुए हैं और कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। देश भर से सभी श्रद्धालुओं के लिए सहायता की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी इसके लिए फैसला लेते हुए नंबर जारी किया है और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार ऐसे लोगों से संपर्क भी कर रहा है जो ताकि तत्काल सहायता जो है वहां पहुंचाई जा सके। अगर कोई इस तरह की सहायता मांग रहा है तो वहां पर जो है राज्य सरकार, यूपी जो राज्य सरकार है उनके जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं उनसे जो है लगातार संपर्क किए हुए है, ताकि जो है अगर उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल वहां पर श्रद्धालुओं को सहायता पहुंचाई जा सके। क्योंकि देखिए बड़े कल मौनी अमावस्या थी, चाहे उत्तराखंड के हरिद्वार की बात की जाए तो वहां पर भी काफी व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए थे और वहाँ प्रयागराज में भी जो है लगातार जो श्रद्धालु हैं इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि 2020 में महाकुंभ जो हुआ था हरिद्वार में, उस समय जो कोरोना काल था तो वहां पर लोग नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए जो है लगातार भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल घटना हुई है उसके बाद से लगातार जहां यूपी सरकार का आपदा प्रबंधन अलर्ट है तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी अपने आपदा प्रबंधन को अलर्ट करते हुए जो है ये टोल फ्री नंबर जारी किया और इसके चलते सहायता पहुंचाई जा रही है। जी योगेश, क्या कुछ ये नंबर रहने वाला है और इस दौरान टीमें किस तरह से काम करेंगी? किस तरह के दिशा निर्देश दे दी भी गए हैं और ऐसे में जो लोग पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में वो किस तरह से संपर्क भी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 82186700590584444104। तो ये दो नंबर जो है मोबाइल नंबर जारी किए हुए। दूरभाष की नंबर बात करें तो वही 01352664 और टोल फ्री 170। ये 4 नंबर हैं जिन पर संपर्क जो है किया जा सकता है और अगर इन नंबरों पर संपर्क करेंगे और जो अपनी सहायता चाहिए या जो सुझाव वो देंगे उस पर तत्काल जो है आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो अलर्ट रहेगा और उस पर जो है काम करता नजर आएगा। जी योगेश, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब भी गंगा स्नान का समय होता है तो हरिद्वार में भी बड़ी भीड़ जुटती है और गंगा घाटों पर भीड़ भी लगती है। तो क्या माना जाए, हरिद्वार में गंगा घाटों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है मौनी अमावस्या की बात हो या अन्य जो गंगा स्नान की बात हो, उसको लेकर के भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की रहती है और लगातार श्रद्धालु जो है ऐसे घाटों पर पहुंचकर अपने आस्था की डुबकी लगाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन जो है अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन को जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से वहां पर भगदड़ हुई है उसको देखते हुए तमाम जगह पर जहां पर स्नान हो रहे हैं वहां पर व्यवस्था चाक चौबंद रहे, वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना, इसका खासा ख्याल रखा जाए और समय समय पर इस चीज को लेकर के मॉक ड्रिल भी होती रहे, ताकि जो है आने वाले समय में अगर कोई इस तरह की आपदा आती है तो उसे तत्काल निपटा जा सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री को राष्ट्रीय खेलों के लिए भी किया आमंत्रित। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के लिए किया आमंत्रित। मुलाकात के दौरान यूसीसी और क्रियान्वयन समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। और
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मुलाकात रही अमित शाह के साथ, वो कितनी खास मानी जा रही है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं, दिल्ली में पहुंचते हैं तो केंद्रीय नेताओं से वो मुलाकात जरूर करते हैं। और ऐसे में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने कई विषयों को लेकर के गृह मंत्री से चर्चा भी की और गृह मंत्री को नेशनल गेम्स में आने का जो है न्योता भी उन्होंने दिया। और इसी के साथ साथ ही नेशनल गेम्स के जो समापन है उसके कार्यक्रम में आने का न्योता मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। इसी के साथ ही यूसीसी जो प्रदेश में लागू हुआ, यूसीसी के क्रियान्वयन को लेकर के भी उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत की। इसी के साथ साथ ही अन्य विषयों को लेकर के भी जो उत्तराखंड के अन्य विषय उनको लेकर के भी बातचीत जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो ऐसे में अब गृह मंत्री का दौरा उत्तराखंड में लगता है या नहीं, किस तरीके से आने वाले समय में उनका कार्यक्रम होता है, तमाम चीजें देखने वाली। अरुण, अक्सर ये भी देखा जाता है कि हाल फिलहाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, तो क्या समापन के दौरान अब केंद्रीय गृह मंत्री भी उत्तराखंड में आ सकते हैं? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री उनसे जब मुलाकात की तो उन्हें यहाँ पर आने का अनुरोध भी किया था। और अब केंद्रीय गृह मंत्री से जो है न्योता मुख्यमंत्री ने दिया है समापन कार्यक्रम में आने का। तो ऐसे में अब इनका कार्यक्रम लगता है या नहीं लगता, किस तरीके का कार्यक्रम रहता है, यह तमाम चीजें आगे देखने वाली है। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। और देहरादून से बड़ी खबर, नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने मेडल तालिका में खोला खाता। ज्योति वर्मा ने वुशु में हासिल किया ब्रॉन्ज। उत्तराखंड पुलिस में तैनात है ज्योति वर्मा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहला जो मेडल है वो उत्तराखंड के नाम हो चुका है और ज्योति वर्मा ने वुशु में हासिल किया है ब्रॉन्ज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड पुलिस में तैनात हैं ज्योति वर्मा। इस दौरान उन्होंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया और अब ये मेडल भी उन्होंने अपने नाम किया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, एक मेडल उत्तराखंड के नाम हुआ है, शुरुआत हो गई है, किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है और अब कितना उत्साह नजर आ रहा है उत्तराखंड के युवाओं में? जी सर, बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और उत्तराखंड का खाता जो है पदक तालिका में खुल चुका है। और उत्तराखंड वुशु गेम में जो है प्रस्तुति ज्योति वर्मा ने मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ऐसे में वो पुलिस में कार्यरत है ज्योति वर्मा, उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल वुशु गेम में जीता है। तो ऐसे में उत्तराखंड का खाता जो है वो खुल चुका है। आगे आने वाले जो गेम होने हैं, चाहे रेसलिंग हो, चाहे हॉकी हो, चाहे और भी गेम हो, उनमें किस तरीके से उत्तराखंड का प्रदर्शन रहता है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। हालांकि खिलाड़ियों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर के पूरा जोश है और राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार को जिस तरीके से किया, तो अन्य लोगों में भी जो है गेम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। खिलाड़ी भी काफी जोश जो है खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह के साथ खिलाड़ी जो है आज प्रतिभाग जो है राष्ट्रीय खेलों में कर रहे हैं। अरुण, इस दौरान उत्तराखंड से कितने खिलाड़ी हैं जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं खेलों में, और क्या ये भी आंकड़ा है कि किस जिले से सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है इन खेलों में? संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड ने मेडल तालिका में ये खाता खोल दिया है और इस दौरान ज्योति वर्मा ने वुशु में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल कर लिया है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी नेशनल गेम्स की धूम देखने को मिली है। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग के बीच कबड्डी मैच की शुरुआत भी हो गई है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक की टीमों ने भी हिस्सा लिया है। बता दें कि 5 दिन तक चलने वाली कबड्डी प्रतियोगिता का 2 फरवरी को फाइनल मैच होगा। हरिद्वार के रोशनाबाद में कबड्डी के अलावा हॉकी और कुश्ती की प्रतियोगिता भी होगी। वहीं नेशनल गेम्स के आयोजनों के लिए प्रशासन और खेल विभाग की तैयारियां भी व्यापक हो चुकी हैं। साथ ही मैच देखने के लिए पहुंचे खेल प्रेमी भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज से हमारा कबड्डी स्टार्ट हुआ है और शाम 4 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी लीग जो है लीग मैचेस स्टार्ट हुए हैं और हमारे कलरी पट्टू भी आज से स्टार्ट हुआ है जो पुलिस लाइन में हो रहा है, उसके भी मैचेस चल रहे हैं। तो सब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मैचेस बहुत अच्छा फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, मजे से हो। अभी मैच देखा मैंने, अंदर यूपी का बहुत तगड़ा मैच हुआ, मतलब फुल सुविधा बढ़िया, मतलब
अच्छा कर रखा। पूरी पब्लिक भरी हुई है यहाँ पे, कम भीड़ है? भाई जी जगह नहीं है अंदर, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है बहुत। कैसे? एंट्री बस सिंपल, यहाँ चेकिंग हुई, अंदर गए, पीछे से एंट्री हुई, कुछ नहीं, नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव प्रबंधन में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन में 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया है। साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन भी किया, जिसमें वन्यजीव थीम वाले उत्पाद और स्मृति चिन्ह उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य संस्थान द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस परिवार ने अपने जो वेटरन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संस्था के अंदर लगाई है, उनको और आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको सम्मानित किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था का जो मकसद है, जो एम है कि किस प्रकार 2047 के ऊपर में कार्य किया जाए, ताकि आने वाले टाइम के ऊपर में भारत को किस प्रकार विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु के स्थान पर, उस पर बहुत मेहनत लगेगी। और मुझे खुशी है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अंदर में एक अलग ही एक एक्सीलेंस है, जिसके अंदर में उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, काम करने का ढंग है, जिस प्रकार से वो संस्था को आगे लेके जाना चाहते हैं। और सबसे टचिंग बात ये लगी कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनका जो प्रचार प्रसार है, जिस प्रकार से उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर में कार्य किया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द स्टैंडर्ड्स दैट दे केप्ट फॉर देमसेल्व्स। ऋषिकेश स्थित भरत मंदिर में बसंत उत्सव समिति ने 6 दिवसीय बसंत उत्सव कार्यक्रम को लेकर बैठक की है, जिसमें समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बसंत उत्सव समिति के संयोजक दीप शर्मा ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी बसंत उत्सव समिति की ओर से बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बसंत उत्सव कार्यक्रम 30 जनवरी यानी कि आज से 4 फरवरी तक भरत मंदिर में आयोजित किया जाएगा। 6 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य रूप से साइकिल रेस, मटकी फोड़ प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक विवाह, दंगल, कवि सम्मेलन और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन नगर में भगवान भरत की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह का प्रोग्राम हम लगातार पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। वो भी यहाँ पर भरत मंदिर परिसर में यहाँ पर होगा। जो हमारी जरूरतमंद कन्या हैं, उनका जो है विवाह यहाँ पर सामूहिक होता है। और 3 तारीख को भंडारा है, और भंडारे के बाद हमारा नगर निगम का जो प्रांगण है, उसमें दंगल है। वो भी उसमें बहुत भीड़ रहती है उस दंगल प्रोग्राम में भी। वो दंगल का कार्यक्रम 3 तारीख को शुरू होगा और 4 तारीख को दंगल का समापन है। और 3 तारीख को ही शाम को 7 बजे कवि सम्मेलन है, राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन है। जो लोग इंतजार रहता है शहर में कवि सम्मेलन का, वो कवि सम्मेलन यहाँ पर 3 तारीख की रात को है। और 4 तारीख को दंगल के समापन के साथ ही हमारा पूरा बसंतोत्सव का कार्यक्रम समाप्त होगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 निगमों में से 10 सीटों पर जीत हासिल भी की है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। देहरादून नगर निगम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल को आसानी से हरा दिया। लेकिन निकायों के वार्ड में पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले सबसे ज्यादा निर्दलियों की जीत हुई है। अब चर्चा हो रही है कि क्या पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले जीतने वाले नेता फिर से पार्टी में शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या जनता के साथ ये धोखा नहीं होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। एक राजनीतिक दल है, बात तो सही है कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती भी है। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई निकाय चुनाव में पार्टी ने प्रदेश के 11 नगर निगमों में 10 पर कब्जा कर लिया और इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो गई। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष सहित वार्डों में कई पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि जो लोग पार्टी से बगावत कर मैदान में उतरे और जीत दर्ज की, क्या उन नेताओं को बीजेपी फिर से पार्टी में लेगी? अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं हुआ है और हम एक राजनीतिक दल है। आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति कहीं पर कोई बनेगी तो उस पर
समयानुकूल निर्णय लिया जाए। यह सच है कि उत्तराखंड निकाय चुनाव में मेयर पद पर बीजेपी की सुनामी ने सभी दलों का सूपरा साफ हो गया। बीजेपी ने 11 नगर निगमों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लेकिन 89 अन्य निकायों, जिनमें नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है, इनमें से बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 27 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बसपा ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की। जाहिर है, कई निर्दलीय चुनाव जीतने वाले नेता बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से ही बगावत कर मैदान में उतरे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके या पार्टी के खिलाफ जो भी लोग चुनाव लड़े हैं, उनको पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार 6 साल के लिए निष्कासित किया है और अभी भारतीय जनता पार्टी का उनको वापस लेने का कोई विचार नहीं है और उसमें कोई किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं हो रही है। मैंने एक राजनीतिक संभावना के तहत कहा था कि हम एक राजनीतिक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संभावनाओं के आधार पर चलती है। भविष्य में कभी कोई उनके द्वारा मांग आएगी और ज्वाइन करने के लिए उनकी कोई ऐसी बात आती है, उसमें विचार करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अभी हम किसी भी निर्दलीय को ज्वाइन करने के संबंध में कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। निर्णय लेना तो दूर की बात है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई संभावना नहीं है। प्रदेश के 100 निकायों के 1282 वार्डों में से सबसे ज्यादा 606 वार्ड निर्दलियों ने जीते हैं, जबकि बीजेपी ने 346 और कांग्रेस ने 134 वार्डों पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत में सभी निकायों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इनमें 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत शामिल है। वहीं नगर निगमों को छोड़ दें तो कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत चमोली में हुई है, जहां उसने 6 निकायों पर कब्जा किया। इसके अलावा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने 3-3 निकायों पर जीत हासिल की। अल्मोड़ा की रानीखेत नगर पालिका में तो बीजेपी की जमानत तक जब्त हो गई। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भतीजे अरुण रावत ने कांग्रेस के टिकट पर बड़ी जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कितने बागी चुनाव जीते हैं, चाहे वो पार्षद के पद पर हो, चाहे सभासद हो या नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका के विभिन्न पदों पर, उनका ब्यौरा पूरे प्रदेश से जुटाया जा रहा है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी अभी दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं। पार्टी की बहुत जल्दी इस पर बैठक होगी और पार्टी की बैठक में ही तय किया जाएगा कि अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं, उन्हें पार्टी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है। 100 निकायों के 1282 वार्डों में से 606 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई। जाहिर है, इससे इतना तो साफ हो जाता है कि राजनीतिक दलों के प्रति क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश रहा, क्योंकि जानकार पहले भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, न कि केंद्रीय या राज्य स्तरीय मुद्दों पर। यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि आज भी निकायों में विकास कार्यों की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं नाली की समस्या तो कहीं पेयजल की समस्या है। ज्यादातर वार्डों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तक नहीं हुआ और शायद यही वजह थी कि निकायों के वार्डों में जनता ने पार्टी प्रत्याशियों को न चुन निर्दलियों को वोट किया। निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान इस पर गंभीरता से विचार करेगा। केंद्रीय नेतृत्व को सारी स्थिति से अवगत कराया जाएगा और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों को लेकर सवाल यह नहीं है कि किसने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की। मौजूदा वक्त में जो प्रदेश की जनता के सवाल है वो यह है कि जनता ने निर्दलीय को वोट दिया और चुनाव जीतने के बाद अगर वही नेता किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? अगर राज्य की जनता को किसी पार्टी प्रत्याशी को ही जिताना होता तो वो निर्दलीय को वोट क्यों करती? चुनाव जीतने वाले ज्यादातर वही निर्दलीय मैदान में थे जिन्होंने पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा। अजीब लगता है कि नेता पार्टी से बगावत कर मैदान में उतरते हैं, जनता को जाकर हाथ जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद वही नेता किसी न किसी पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ निकाय चुनाव की ही नहीं, ज्यादातर चुनाव में ऐसा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिताओं की तैयारियों का जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जायजा लिया है और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की है। मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा है कि अभी तक 168 प्रतिभागी आने की सूचना है और योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अल्मोड़ा जिले में होना एक ऐतिहासिक क्षण भी है।
यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि अल्मोड़ा के नागरिकों के लिए भी गौरव का अवसर होगा। उत्तरकाशी पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है और इसी के चलते थाना अध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मौरी पुलिस टीम ने चरस की तस्करी कर रहे 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 712 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना मौरी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।